युक्ति का। इसकी एक्सरसाइज भी आपकी पुस्तक में दे रखी है, उनको आप कर लेंगे। अब हम बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो है कोई युक्ति वैध है या अवैध है। आप जानते हैं कि हम निगमनात्मक युक्ति की बात कर रहे हैं और निगमनात्मक तर्क में जो निष्कर्ष है वो निश्चित निष्कर्ष होता है। यदि निष्कर्ष सही नियमों का पालन करते हुए आधार वाक्य से सही रूप में निगमित किया गया है तो युक्ति वैध होती है, और अगर नियमों का पालन नहीं किया गया है तो युक्ति अवैध होती है। अब कौन से ऐसे नियम हैं जो युक्ति को वैध बनाते हैं उसकी हम बात करेंगे, और उन्हीं नियमों से भी हम देख पाएंगे कि युक्ति वैध है या नहीं। और हम वेन रेखा चित्र के माध्यम से, जो मैंने आपको तर्क वाक्यों को प्रतीकों के माध्यम से और वेन रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाना आपको सिखाया था पिछले लेक्चर में, उससे भी हम देखेंगे कि युक्ति का वैध होना या अवैध होना हम बता सकते हैं। तो ये नियम बहुत आसान हैं और कुछ नियम तो बिल्कुल ही सरल हैं जो मैं लिख देती हूँ, आपकी पुस्तक में भी दे रखे हैं। एक तो मैंने जैसा कि आपको बताया ही था, पहला नियम तो यही है कि किसी भी युक्ति में केवल 3 पद होने चाहिए। किसी भी युक्ति में, शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, 3 पद होने चाहिए। और तीनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने चाहिए। एक ही अर्थ में प्रयुक्त हों। शॉर्ट में लिख रही हूँ, इसको आप ठीक भाषा में अपनी किताब से देख के इसको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ। 3 पद होने चाहिए किसी भी युक्ति में, तीनों पद एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने चाहिए, और अन्यथा ऐसा नहीं होता है तो युक्ति में चतुष्पद दोष होगा। चतुष्पद दोष होगा, फैलेसी हो जाएगी, युक्ति अवैध हो जाएगी। दूसरा है, ये बहुत सरल नियम है, दूसरा है कि दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक नहीं हो सकते। दोनों आधार वाक्य गुण की दृष्टि से, जैसा मैंने आपको समझाया था कि कोई भी तर्क वाक्य गुण की दृष्टि से या तो विध्यात्मक होता है या निषेधात्मक होता है, तो दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक नहीं हो सकते। अगर ऐसा है तो युक्ति दोषपूर्ण होगी। कौन सा दोष होगा? निषेधात्मक आधार वाक्य का दोष। निषेधात्मक आधार वाक्य दोष। दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक नहीं हो सकते। तीसरा इसी पर आधारित होगा कि यदि निष्कर्ष निषेधात्मक है, यदि निष्कर्ष निषेधात्मक है तो एक आधार वाक्य निषेधात्मक होना चाहिए। एक आधार वाक्य निषेधात्मक होना चाहिए। दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक हो जाते हैं तब तो युक्ति से कुछ निष्कर्ष ही नहीं निकल सकता और युक्ति दोषपूर्ण हो जाती है। निषेधात्मक आधार वाक्य दोष हो जाता है। यदि निष्कर्ष निषेधात्मक है तो कम से कम एक और अधिक से अधिक एक आधार वाक्य निषेधात्मक होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये निष्कर्ष जो है हमारा निषेधात्मक था। पहले जो हमने उदाहरण लिया था ओ प्रकार का, आप जानते हैं कि ये
ओ प्रकार का जो तर्क वाक्य है वो निषेधात्मक तर्क वाक्य है। तो हम देख रहे हैं कि एक जो तर्क वाक्य है, आधार वाक्य है, वो हम देख रहे हैं ई भी निषेधात्मक ही होता है। ऐसा ही होना चाहिए। दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक नहीं हो सकते और निष्कर्ष निषेधात्मक है तो एक आधार वाक्य आवश्यक रूप से निषेधात्मक होना चाहिए। अब है आगे, इसी पर आधारित आप ये भी कह सकते हैं, एक नियम ये भी हो जाएगा कि यदि आपका निष्कर्ष विध्यात्मक है, अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो दोनों के दोनों आधार वाक्य पॉजिटिव ही होंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि एक आधार वाक्य, अगर आपका निष्कर्ष निषेधात्मक है तो एक आधार वाक्य निषेधात्मक होना चाहिए और दोनों तो निषेधात्मक हो ही नहीं सकते। इसलिए यदि आपका निष्कर्ष जो है उसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं उसको अलग से नहीं लिख रही हूँ कि अगर वो आपका निष्कर्ष जो है वो पॉजिटिव तर्क वाक्य है तो दोनों के दोनों आधार वाक्य पॉजिटिव ही होंगे। अब है चौथा नियम, आप समझें कि यदि निष्कर्ष, क्योंकि निष्कर्ष को देख के ही आप युक्ति को व्यवस्थित करते हैं, यदि निष्कर्ष सर्वव्यापी है तो दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी होंगे। दोनों आधार वाक्य, दोनों, इनको आप नोट कर लेना, पुस्तक में भी दे रखे हैं। यदि निष्कर्ष सर्वव्यापी है तो दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी होंगे। इसी से जुड़ा हुआ है यदि निष्कर्ष अंशव्यापी है, यदि निष्कर्ष अंशव्यापी है तो कम से कम एक आधार वाक्य, कम से कम भी और अधिक से अधिक भी, कम से कम एक आधार वाक्य अनिवार्य रूप से अंशव्यापी होगा, अंशव्यापी होगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि पहले जो उदाहरण की मैं बार बार बात कर रही हूँ वहाँ पर ये अंशव्यापी है, निषेधात्मक भी है और अंशव्यापी है। तो एक आधार वाक्य हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अंशव्यापी है, ये अंशव्यापी है। आई, ये तो सर्वव्यापी था लेकिन ये अंशव्यापी है। तो हमारा निष्कर्ष क्योंकि अंशव्यापी था तो हमको एक ही आधार वाक्य अंशव्यापी चाहिए था जो हमारे पास था। तो आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए नियम हैं। दोनों आधार वाक्य अंशव्यापी भी, इसी से जुड़ा हुआ ये है कि दोनों आधार वाक्य अंशव्यापी भी नहीं हो सकते, तब भी युक्ति दोषपूर्ण होगी, उसमें सत्तात्मक दोष होगा, क्योंकि आप अंशव्यापी से कोई भी निष्कर्ष निगमित नहीं कर सकते हैं। उसी से जुड़ा हुआ है, इसी की डिटेल में आ जाता है, अलग से मैं इसको नहीं लिख रही हूँ। तो ये तो कुछ बहुत ही सामान्य नियम हैं जो युक्ति को हम केवल देखने मात्र से ये नियम हमें पता चल जाते हैं कि निषेधात्मक है तो क्या स्थिति होनी चाहिए, और यदि पॉजिटिव है तो क्या होनी चाहिए, और यदि निष्कर्ष जो है वो अंशव्यापी है तो एक ये हमें देखते ही पता चल जाता है। इसमें हमको कुछ बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शुरुआत में ज़रूर आपको कुछ वक्त लगेगा, अन्यथा केवल एक निगाह डालने मात्र से आपको पता चल जाएगा कि युक्ति जो है वो वैध है या अवैध है, और उसमें दोष है तो कौन सा दोष है। ये 4-5 नियम तो एक दूसरे से, इसी से छठा जो मैं आपको बता रही थी कि दोनों आधार वाक्य अंशव्यापी भी नहीं हो सकते, क्योंकि उससे कोई निष्कर्ष निगमित नहीं होगा, उसमें सत्तात्मक दोष होगा। वो भी आप पुस्तक से देख सकते हैं। अब जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताती हूँ। ये तो सामान्य नियम थे जिस पर आधारित जो प्राय जो युक्ति अवैध होती है उसमें वही दोष होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। वो नियम क्या है? वो नियम है कि कोई भी पद, इसको बहुत ध्यान से आप लिखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझें।
कोई भी पद, आप जानते हैं 3 पद हैं आपके पास, मुख्य पद, अमुख्य पद और मध्यम पद। कोई भी पद जो निष्कर्ष में व्याप्त हो, कोई भी पद जो निष्कर्ष में व्याप्त हो। निष्कर्ष में तो 2 ही पद होते हैं, निष्कर्ष का जो विधेय है वो मुख्य पद और निष्कर्ष का जो उद्देश्य है वो अमुख्य पद। ये 2 ही पद होते हैं निष्कर्ष में। तो ये दोनों के दोनों पद यदि ये निष्कर्ष में व्याप्त हैं, इसलिए मैंने लिखा कोई भी पद जो निष्कर्ष में व्याप्त हो उसे आधार वाक्य में, अवश्य व्याप्त होना चाहिए। और व्याप्ति मैंने बहुत विस्तार से आपको समझाई थी कि चारों तर्क वाक्यों में व्याप्ति क्या स्थिति है, उद्देश्य और विधेय की ये समझाई थी। वो वापस काम में आने वाली बात है, उसको हम वापस से थोड़ा सा ध्यान में लाते हुए बात करेंगे। कोई भी पद जो निष्कर्ष में व्याप्त हो उसे आधार वाक्य में अवश्य व्याप्त होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर आधारित ही, बाकी तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो देखने मात्र से दोष पता चल जाता है, तो परीक्षा में इतना आसान भी नहीं आता है। तो जिसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़े ऐसा ही परीक्षा में दोष पूछा जाता है। तो जो पूछा जाता है दोष अधिकांश में आप देखेंगे कि यही फैलेसी, यही दोष होता है। तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि कोई भी ऐसा पद जो, जैसा मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि 2 ही पद हैं, मुख्य पद और अमुख्य पद, यदि वो निष्कर्ष में व्याप्त हैं, यदि वो निष्कर्ष में ही व्याप्त नहीं है तब हमको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसको देखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यदि वो निष्कर्ष में व्याप्त है पद तो उसे आधार वाक्य में अवश्य व्याप्त होना चाहिए, नहीं तो 2 दोष होंगे। अगर मुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त है और आधार वाक्य में व्याप्त नहीं है तो कौन सा दोष होगा? 2 दोष इस पर आधारित बनेंगे। एक होगा अव्याप्त मुख्य पद दोष, एक तो ये दोष बनेगा अव्याप्त मुख्य पद दोष, इलिसिट मेजर जिसको बोलते हैं। और दूसरा बनेगा अगर अमुख्य पद जो कि निष्कर्ष का उद्देश्य होता है वह निष्कर्ष में तो व्याप्त है लेकिन आधार वाक्य में व्याप्त नहीं है, तब कौन सा दोष बनेगा? अव्याप्त अमुख्य पद दोष, इलिसिट माइनर अंग्रेजी में जिसको हम कहते हैं। ये 2 दोष इस नियम पर बनेंगे। तो आप जो पहले हम युक्ति देख रहे थे जिसका उदाहरण हम ले रहे थे ओ प्रकार के तर्क वाक्य में, आप याद कीजिए जो डायग्राम मैंने आपको बताया था ओ प्रकार के तर्क वाक्य में, क्योंकि ये अंशव्यापी है इसलिए इसमें उद्देश्य पद तो व्याप्त नहीं होता है लेकिन विधेय पद व्याप्त रहता है। यहाँ पर मैं आपको वापस से उस डायग्राम का थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगी जो मैंने आपको व्याप्ति को याद रखने के लिए समझाया था। उसकी स्थिति क्या थी आप याद कीजिए, वो अब काम में आएगी वो बात। ये 4 प्रकार के, यदि अब यहाँ हम अंग्रेजी में ही लिख लेते हैं ए, ई, आई और ओ, ये 4 प्रकार के तर्क वाक्य हैं और इनकी स्थिति क्या बन रही थी मैंने आपको समझाया था। ऊपर लिखेंगे हम उद्देश्य पद व्याप्त, उद्देश्य पद व्याप्त, नीचे उद्देश्य पद अव्याप्त, राइट हैंड साइड पे लिखेंगे विधेय पद व्याप्त, लेफ्ट साइड में लिखेंगे विधेय पद अव्याप्त। अब ये ए में आप देखेंगे उद्देश्य पद व्याप्त रहता है, विधेय पद अव्याप्त रहता है, ऐसा मैंने आपको समझाया था, ऐसे समझेंगे। ई में दोनों पद व्याप्त रहते हैं, आई में दोनों पद
अव्याप्त रहते हैं, और ओ में उद्देश्य पद अव्याप्त लेकिन विधेय पद व्याप्त रहता है। ये स्थिति बनती है। तो जैसा मैंने कहा, यहाँ पर उद्देश्य पद तो अव्याप्त है, तो उद्देश्य को तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। जो पद निष्कर्ष में अव्याप्त है उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पद निष्कर्ष में व्याप्त है तो उसको आधार वाक्य में अवश्य व्याप्त होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ओ में विधेय पद व्याप्त होता है। तो विधेय पद रहता है ई प्रकार के, क्योंकि ये हमारा मुख्य आधार वाक्य था, सबसे ऊपर रहता है, सबसे पहले लिखा जाता है अवस्था जब लिखते हैं। तो ई प्रकार के तर्क वाक्य में आप क्या देख रहे हैं कि दोनों ही पद व्याप्त हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो हम उदाहरण लेकर के चल रहे थे उस युक्ति में ये जो कंडीशन है ये पूरी हो रही है। इस दृष्टि से तो युक्ति, अभी तक तो युक्ति वैध है। आगे और देखते हैं, और भी नियम है, सभी नियमों की पूर्ति होनी चाहिए। कोई भी युक्ति को जब हम वैध या अवैध कहेंगे तो जितने नियमों की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ वो सभी के सभी नियम उसमें फुलफिल होने चाहिए। तो आपने देखा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा भी दो दोष इस पर आधारित। अब है नियम कि मध्यम पद। आपने देखा मध्यम पद तो निष्कर्ष में तो रहता नहीं है, निष्कर्ष में तो मुख्य पद और अमुख्य पद ही रहते हैं। जो मध्यम पद है, जो मिडिल टर्म है आपका, दोनों आधार वाक्यों में रहता है। मध्यम पद कम से कम एक आधार वाक्य में, कम से कम एक आधार वाक्य में, कम से कम एक आधार वाक्य में अवश्य व्याप्त होना चाहिए। एक आधार वाक्य में अवश्य व्याप्त होना चाहिए। मध्यम पद आप जानते हैं कि दोनों आधार वाक्यों में होता है, आधार वाक्यों को जोड़ने वाला होता है। तो यह दोनों में व्याप्त हो जाता है तब कोई समस्या नहीं है, लेकिन दोनों में ही व्याप्त नहीं हो, कम से कम एक में अवश्य व्याप्त होना चाहिए। दोनों में व्याप्त हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, उससे युक्ति दोषपूर्ण नहीं होगी, लेकिन दोनों में ही अव्याप्त हो तब अव्याप्त ना, कम से कम एक में हो जाएगा तब भी हमारा काम चल जाएगा। दोनों ही आधार वाक्यों में यदि मध्यम पद की स्थिति ऐसी है कि वो दोनों ही आधार वाक्यों में व्याप्त नहीं है तो अव्याप्त मध्यम पद दोष होगा। अव्याप्त मध्यम पद दोष। कौन सा दोष होगा अगर ऐसी स्थिति बनती है कि दोनों ही आधार वाक्यों में मध्यम पद व्याप्त नहीं है? तो अव्याप्त मध्यम पद दोष। ये दोष आपको लिखना पड़ता है परीक्षा में और आपको समझाना पड़ता है कि क्यों युक्ति दोषपूर्ण है, कौन से नियम की इसमें जो है वो अवहेलना हो रही है, उल्लंघन हो रहा है, ये आपको। तो आप देखें जो युक्ति का उदाहरण लेकर के जो हम चल रहे हैं तो आप देखेंगे कि मध्यम पद हमारी स्थिति क्या थी। मध्यम पद की ये स्थिति थी, आपने देखा कि वो सेकंड फिगर था हमारी युक्ति का जिसका उदाहरण हम लेके चल रहे थे। और पहला सेंटेंस जो था हमारा ई प्रकार का था जिसमें दोनों ही पद व्याप्त होते हैं। दूसरा तो आई था, उसमें दोनों पद अव्याप्त होते हैं। तो यहाँ तो मध्यम पद व्याप्त नहीं था, आप देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारा पहला जो मुख्य आधार वाक्य है वो ई प्रकार का था और उसमें आप देख रहे हैं ई प्रकार में दोनों ही पद व्याप्त होते हैं, तो हमारा मध्यम पद एक आधार वाक्य में उस युक्ति में व्याप्त हो गया, इसलिए इस नियम का भी पालन हो गया। इसलिए हमारी युक्ति में जितने भी नियम हैं उन सभी की पालना हो रही थी और युक्ति वैध थी। आप देख रहे हैं सभी नियमों का। तो ये जो दो नियम लास्ट में मैंने बताए, और नियम तो देखने मात्र से आपको पता चल जाएंगे, लेकिन ये नियम अधिकांश, मैं तो कहूँगी कि प्राय इन्हीं, यही जो दो नियम हैं इन्हीं पर आधारित परीक्षा में सवाल आते हैं, यही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला था कि जो पद निष्कर्ष में व्याप्त हो उस पद को, अगर वो निष्कर्ष में व्याप्त नहीं है तब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि वो निष्कर्ष में व्याप्त है तो उसको जहाँ पर भी वो आधार वाक्य में प्रयोग में आया है वहाँ उसको अवश्य व्याप्त होना चाहिए।
नहीं तो दो प्रकार के दोष बनेंगे, अव्याप्त मुख्य पद दोष और दूसरा अव्याप्त अमुख्य पद दोष। तीसरी है, तीन ही पद होते हैं, तीसरा है मध्यम पद। तो मध्यम पद दोनों आधार वाक्यों में होता है, दोनों आधार वाक्यों में व्याप्त हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसको कम से कम एक आधार वाक्य में अवश्य व्याप्त होना चाहिए। यदि वो दोनों आधार वाक्यों में व्याप्त नहीं होता है तो अव्याप्त मध्यम पद दोष होता है और हमारी युक्ति अवैध होती है। अब हम कोई अवैध युक्ति का उदाहरण लेते हैं और आपको मैं समझाती हूँ कि कैसे यह युक्ति दोषपूर्ण है। एक उदाहरण हम लेते हैं, सभी, ये आधार वाक्य है, सभी महान वैज्ञानिक कॉलेज के स्नातक हैं। कॉलेज स्नातक हैं। सभी महान वैज्ञानिक कॉलेज स्नातक हैं। दूसरा आधार वाक्य है, कुछ खिलाड़ी कॉलेज स्नातक हैं। अब इसके आधार पर ये जो दो आधार वाक्य हैं, एक निष्कर्ष मैंने निर्मित किया, इसलिए कुछ खिलाड़ी महान वैज्ञानिक हैं। आप देखेंगे कि नेगेटिव तो आपका है ही नहीं, इसलिए उस नियम को हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। वो जो नियम मैंने कहा था कि वो तो देखने मात्र से पता चल जाते हैं। अब आप इस सबसे पहले तो ये देखें कि यह युक्ति व्यवस्थित है कि नहीं। व्यवस्थित से मेरा कहने का मतलब मानक आकार में होने से है, और मानक आकार का मतलब होता है कि मुख्य आधार वाक्य सबसे ऊपर होना चाहिए, फिर अमुख्य आधार वाक्य होना चाहिए और फिर निष्कर्ष होना चाहिए। तो ये निष्कर्ष है। अब इसका जो उद्देश्य पद है वो माइनर टर्म हो गया, ये महान वैज्ञानिक होना इसका विधेय हो गया। ये विधेय जिस वाक्य में रहेगा उसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो हम देख रहे हैं कि ये महान वैज्ञानिक ये यहाँ पर आ रहा है, तो ये ऊपर है, और खिलाड़ी जो है वो हमारा अमुख्य आधार वाक्य, और कॉलेज के स्नातक ये इसका मिडिल टर्म है। तो हम देख रहे हैं कि युक्ति मानक आकार में है। सबसे पहले देखना है कि युक्ति मानक आकार में व्यवस्थित करना होता है। तो युक्ति मानक आकार में है, मुख्य आधार वाक्य सबसे ऊपर, अमुख्य आधार वाक्य दूसरे नंबर पर और नीचे निष्कर्ष। अब आप देखें कि युक्ति की जो अवस्था है वो क्या है। तो ये ए प्रकार का वाक्य है, आप जानते हैं, सर्वव्यापी विध्यात्मक। ये आई प्रकार का है और ये भी आई प्रकार का वाक्य है। तो इसकी अवस्था क्या हो गई, ए आई आई। अब कॉलेज स्नातक आप देख रहे हैं कि ये दोनों में ही मिडिल टर्म जो है वो विधेय है, तो आपकी आकृति बनेगी ये। तो आप जानते हैं कि ये सेकंड फिगर होता है। जैसा मैंने आपको बताया बहुत सरल रूप में कि जब राइट हैंड साइड पे मध्यम पद हो, इस तरह से याद रखने के लिए, और यहाँ ये स्थिति बने, तो ये स्थिति बन रही है, आप देख रहे हैं। तो आप कितनी आसानी से, ये एक्सरसाइज करने से आता है, थोड़ा अभ्यास आपको करना पड़ेगा। तो कोई पूछे कि इस युक्ति की क्या अवस्था है, ए आई आई। फिगर कौन सा है, सेकंड फिगर, केवल इतना लिखना है आप। अब आप इसकी वैधता पर विचार कीजिए और तब देखिए कि इसमें अगर ये युक्ति वैध है
तो क्या सभी नियमों की पूर्ति हो रही होगी तभी वैध होगी, और यदि ये युक्ति अवैध है तो इसमें किस नियम का उल्लंघन हो रहा है। तो जो सामान्य नियम थे वो हमने देखे कि आई है अंशव्यापी है तो एक आधार वाक्य अंशव्यापी है, दोनों अंशव्यापी से निष्कर्ष निगमित नहीं होता था, और यदि ये सर्वव्यापी होता है तो दोनों को ही सर्वव्यापी होना चाहिए था। तो इस दृष्टि से हमको युक्ति जो है वो इसमें कोई नियम का उल्लंघन, जो सामान्य जो सरल जो नियम है वो एक दृष्टि में हमको लग रहा है कि वो पूरे हो रहे हैं। अब हम जो मैं बार बार आपको कह रही हूँ व्याप्ति की जो बात बता रही हूँ, पदों की व्याप्ति के आधार पर भी युक्ति की वैधता और अवैधता का हम पिछली बार अब से कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे, तो वो हमको अब देखना है। आप देख रहे हैं कि आई जो है प्रकार का सेंटेंस, मैंने कहा यहाँ पर ये आपके सामने बना हुआ है। आप याद रखने के लिए परीक्षा में अपने रफ पेपर पर इस डायग्राम को बना के रख सकते हैं। मान लीजिए तनाव में आप भूल जाते हैं तो उस गलती से बचने के लिए आप इस डायग्राम को अपने एक रफ पेज पे पहले ही बना के रख लें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है जिससे आपको थोड़ी आसानी हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि आई प्रकार के जो तर्क वाक्य होता है उसमें दोनों ही पद अव्याप्त रहते हैं, तो हमको यहाँ कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इन मुख्य पद और अमुख्य पद को तो देखने की ज़रूरत नहीं। अब आपको देखना है कि मध्यम पद, क्योंकि मैंने कहा था कि मध्यम पद दोनों आधार वाक्यों में होता है और दोनों आधार वाक्यों कम से कम एक आधार वाक्य में वो अवश्य व्याप्त होना चाहिए। तो हमारी स्थिति क्या है, यहाँ मध्यम पद यहाँ पर आ रहा है। अब मध्यम पद यहाँ पर आ रहा है मतलब दोनों ही आधार वाक्यों का विधेय है। तब आप जाइए कि आपका पहला आधार वाक्य कैसा है, कम से कम एक जगह उसको अवश्य व्याप्त होना चाहिए। तो पहला आधार वाक्य ए प्रकार का है। ए प्रकार के वाक्य में आप देख रहे हैं कि विधेय पद अव्याप्त रहता है, और आपका जो मध्यम पद है यहाँ विधेय है तो यहाँ पर अव्याप्त है। और दूसरा जो आपका पद, दूसरा जो वाक्य है आपका आई प्रकार का है, और आई प्रकार में आप देख रहे हैं कि दोनों ही पद अव्याप्त रह रहे हैं, दोनों ही पद अव्याप्त होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मध्यम पद जो ये शर्त थी कि उसको कम से कम एक आधार वाक्य में अवश्य व्याप्त होना चाहिए, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है और ये युक्ति अवैध है। इसलिए यह युक्ति कैसी हो गई, अवैध है। और दोष कौन सा है इसमें आपको इतना परीक्षा में लिखना पड़ेगा, यह युक्ति अवैध है और दोष है अव्याप्त मध्यम पद दोष। अव्याप्त मध्यम पद दोष। इस पूरे जो ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं इस पर कम से कम 25-30 नंबर के सवाल आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ये बहुत आगे भी आपको काम देने वाला चैप्टर है, क्योंकि इस तरह के सवाल आपकी हर प्रतियोगी परीक्षा में, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप हिस्सा लेंगे तो इस पर आधारित आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस युक्ति में अव्याप्त मध्यम पद दोष है। अब